गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ASRB नेट, ABM, SRF, JRF सबके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के ये क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है? तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, टेलर, फ्योल, ड्रक्कर या वेबर। तो मॉडर्न मैनेजमेंट का जो फादर है वो कहा जाता है ड्रक्कर को। और इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। जो टेलर है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अलावा जो फ्योल है, हेनरी फ्योल को कहा जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल को कहा जाता है। और ड्रक्कर का हमें पता चल गया, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और इसके अलावा जो वेबर है इनको कहा जाता है ब्यूरोक्रेटिक, जो मॉडल है ब्यूरोक्रेटिक, ये इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। POSDCORB स्टैंड फॉर, ये जो है मैनेजमेंट प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस POSDCORB स्टैंड फॉर, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्डरिंग, शेड्यूलिंग, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रेटजी या नन ऑफ द अबव। तो ये कहा जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसके बाद जो है डायरेक्टिंग के बाद या कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। और ये मैनेजमेंट प्रोसेस भी है, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो इसके 5 स्टेप हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद, मैंने अभी ऊपर भी ये बताया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किससे एसोसिएट करती है? तो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है दैट इज़ गिवन बाय FW टेलर। FW टेलर ने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी, हमने यहाँ भी इनकी बात की। और इसके अलावा मैक्स वेबर की हमने बात की, ब्यूरोक्रेटिक इन्होंने दिया है। एल्टन मायो जो है इनको फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है। और इन्होंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हॉथरॉन स्टडीज़ या हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, वो भी एल्टन मायो जी ने हमें दिया हुआ है। इसके अलावा चेस्टर बार्नार्ड जो है इन्होंने फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेज, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वो हमें क्या बताती है? इनफॉर्मल ग्रुप्स बताती है, पीपल एंड मोटिवेशन, स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी या ग्रुप डायनामिक्स। तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? लीडिंग, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग या इन्वेस्टिंग। तो लीडिंग इज़ ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि हमें अगर एक मैनेजर है उसे लीड करना आना चाहिए, अपने जो भी उसके अंडर जो जितने भी काम करने वाले हैं वो उनको लीड कर पाए, तभी तो वो एक डायरेक्शन दे पाएगा। रिपोर्टिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंट्रोल ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा? इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्योल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज। फ्योल के जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, उसमें क्या बताया गया है? 1 पर्सन मल्टीपल टास्क, 1 सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपरवाइजर, डिसेंट्रलाइजेशन, 1 पर्सन गिव ऑर्डर टू मल्टीपल पीपल। तो इस प्रिंसिपल के अंडर आता है कि 1 सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 सुपीरियर। एक सबऑर्डिनेट है वो एक ही सुपीरियर से जो है वो ऑर्डर रिसीव करेगा, ना कि मल्टीपल से। अगर मल्टीपल से वो करेगा तो वो खुद वो पजल हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं। तो ये है फ्योल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इज प्राइमली अ फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। डिसीजन मेकिंग इज प्राइमरली अ फंक्शन ऑफ किस चीज़ का है? तो प्लानिंग, क्योंकि कभी भी हमें कोई भी काम करना है, अगर हमें कोई डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें भी सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज़ प्लानिंग। या फिर हम मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला स्टेप इज़ प्लानिंग। क्यों? क्योंकि प्लानिंग से ही सब कुछ स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा, उसके बाद लीडिंग आएगा या कंट्रोल आएगा, पर सबसे पहले प्लानिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी वॉज गिवन बाय, ये भी मैंने ऊपर आपको बताया, तो पीटर डक्कर ने जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी या फिर MBO भी इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा हेनरी फ्योल, तो हेनरी फ्योल ने जो है इन्होंने ऑपरेशन मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बताया हुआ है। मैक्स वीबर ने जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी है, और एल्टन मायो इन्होंने हॉर्थन एक्सपेरिमेंट एंड ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। हॉर्थन एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन, अथॉरिटी या सुपरविजन, तो इसमें इसका आंसर जो है प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन। अगर आपने हॉर्थन एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें 4 अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें जो वर्कर्स थे उन्हें डिफरेंट सिचुएशन में रख के उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको एस्टिमेट किया गया था कि किस सिचुएशन में इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है। तो उस तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप भी उसमें मेजर किए गए थे, और प्रोडक्टिविटी को तो मापा ही गया था। वो थे हॉर्थन एक्सपेरिमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच स्कूल ऑफ थॉट इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम अप्रोच इन मैनेजमेंट? क्लासिकल, बिहेवियर, मॉडर्न, साइंटिफिक। सिस्टम अप्रोच जो है मैनेजमेंट में कौन से स्कूल ऑफ थॉट की वजह से आई गई है? तो मॉडर्न स्कूल की वजह से एक सिस्टम अप्रोच भी चली हुई है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज यूजुअली स्लोअर बट मोर एक्यूरेट, फास्टर एंड रिस्की, ऑलवेज बेटर या इनइफेक्टिव। तो ग्रुप डिसीजन जो है वो स्लोअर बट मोर एक्यूरेट, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे तो सबके अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो इसलिए जो है थोड़ा प्रोसेस स्लो होती है बट एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा आती है, तो स्लोअर बट मोर एक्यूरेट। नेक्स्ट इज प्रोग्राम्ड डिसीजन नोवेल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, रूटीन एंड रिपीटेटिव, ऑलवेज क्रिएटिव, नेवर स्ट्रक्चर्ड। तो प्रोग्राम्ड है, प्रोग्राम्ड मतलब एक मशीन से मान लो अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, या आजकल चैट जीपीटी है वो भी एक प्रोग्राम है, उससे हम कुछ बात पूछते हैं तो वो क्या होगा, वो रेपिटेटिव एंड रूटीन होगा, एक जैसी हो सकती है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड, नोवेल एंड अनस्ट्रक्चर नहीं होगी, वो एक स्ट्रक्चर होगी बट रेपिटेटिव, बहुत रेपिटेटिव रहती है। जो प्रोग्राम्ड अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें तो इसका आंसर है रूटीन एंड रेपिटेटिव। MBO वॉज डेवलप बाय, ये भी हम बात कर चुके हैं, तो MBO जो है किसने डेवलप किया है? तो MBO एंड मॉडर्न मैनेजमेंट इज गिवन बाय पीटर ड्रक्कर। Organizational culture include formal rules, shared value, norms, symbols, budget plan, only hierarchy। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर फॉर्मल रूल तो आते ही हैं, ठीक है, शेयर्ड वैल्यू, नॉर्म, सिंबल्स ये भी आते हैं, बजट प्लान भी आते हैं, ओनली हिरार्की नहीं बोलेंगे, हिरार्की के साथ और भी चीज़ें आती हैं, बट यहाँ पे हमसे ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये सब आता है, बट यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पूछा है तो उसमें आएगा shared value, norms and symbol. Autocratic leader is most effective in autocratic leader, creative jobs, मिलिट्री सेटिंग, रिसर्च लैब या स्टार्टअप। तो ऑटोक्रेटिक लीडर होता क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो जो एक ऑर्डर देता है और वो दूसरों से कभी पूछता नहीं है कि तुम इस बात से सहमत हो नहीं हो, डिसीजन मेकिंग में अपने जूनियर्स की कभी बात नहीं सुनता है और सिर्फ वो ऑर्डर देता है। तो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं मिलिट्री जॉब्स के लिए। ऑटोक्रेटिक लीडर जो दूसरों से मतलब दूसरों की बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करने देता है उनको, और खुद ही पूरी अपना हुक्म चलाते हैं एक तरह से, तो वो मिलिट्री सेटिंग के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व नो इनपुट फ्रॉम टीम, इनपुट एंड सजेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, फुल कंट्रोल बाय मैनेजर्स, इग्नोरिंग द ग्रुप। पार्टिसिपेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब वो अपने बाकी जो ग्रुप मेंबर हैं या बाकी उसके टीम मेंबर हैं उनको भी पार्टिसिपेट करवाता है, तो उनका वो सजेशन लेता है, उनकी इनपुट्स वो लेता है। तो इनपुट एंड सजेशन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। अ क्लैन कल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्लैन कल्चर क्या होता है? हिरार्की, फ्लेक्सिबल एंड कोलैबोरेशन, अथॉरिटिज्म, लैक ऑफ रूल्स। तो इसका क्लैन कल्चर का मतलब है
फ्लेक्सिबल एंड कोलैबोरेशन, मतलब एक जो वर्कर और एम्प्लॉय का जो मैनेजर एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है वो काफ़ी कूल होता है। मतलब क्लैन कल्चर जो होता है उसमें एक फैमिली लाइक एटमोसफेयर होता है। ऑर्गेनाइजेशन में एटमोसफेयर में ऐसा होता है कि वो अच्छे से काम कर पाते हैं, टीम वर्क होता है, ट्रस्ट होता है एक दूसरे के ऊपर, तो दैट इज़ क्लैन कल्चर। तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड कोलैबोरेटिंग टाइप का रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज, इंट्रापर्सनल है ये। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, विद इन एन इंडिविजुअल, बिटवीन टीम्स, बिटवीन डिपार्टमेंट। तो इंट्रापर्सनल मतलब इंडिविजुअल के अंदर, विद इन एन इंडिविजुअल, वो अपने थॉट से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, वो अपने बिहेवियर से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। विद इन एन इंडिविजुअल में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो इंट्रापर्सनल होता है, और अगर दो लोगों के बीच में है दैट इज इंटरपर्सनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्रुप डायनामिक द नॉर्मिंग स्टेज इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुप आइडेंटिटी फॉर्मेशन, गोल अचीवमेंट या रोल कन्फ्यूजन। तो ग्रुप डायनामिक्स के जो स्टेज हैं, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन इज फॉर्मिंग स्टेज, फॉर्मिंग में जो है ग्रुप फॉर्म होता है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेज है स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज में जो है थोड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो अपने एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, उस टाइम में कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज में जो है ना ग्रुप आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है। ग्रुप की आइडेंटिटी, ग्रुप को पता चलता है, मतलब ग्रुप्स मेंबर को जो ग्रुप मेंबर को पता चलता है कि हम किस लिए हमने ये ग्रुप बनाया है, हम क्या करने वाले हैं। दैट इज़ ग्रुप आइडेंटिटी फॉर्मेशन, नॉर्मिंग में होता है। उसके अलावा फोर्थ स्टेज आती है परफॉर्मिंग, जब वो ग्रुप का जो मेन गोल है जिसके लिए ग्रुप बना है वो चीज़ परफॉर्म करते हैं। लास्ट स्टेज इज एडजॉर्निंग, इसमें हम परफॉर्मेंस सब कुछ हो जाता है, ग्रुप जिस लिए बना होता है वो गोल अचीव हो जाता है। उसके बाद ये लास्ट स्टेज होती है, इसमें हम अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं, या लास्ट में जो है अगर आपका ग्रुप जो है डिफॉर्म करना है तो आप वो कर सकते हो, या आगे के लिए फर्दर के लिए भी ग्रुप चलेगा, वो सब कुछ हम इसमें डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ की एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इज। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन होता है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन होता है जो एक इंसान डिसीजन लेगा और सब उसको मानेंगे, डिसेंट्रलाइज होता है इसमें अलग अलग लोगों के पास जो है पावर होती है डिसीजन लेने की। तो की एडवांटेज क्या है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन की? स्लो रिस्पॉन्स, लेस फ्लेक्सिबल, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस या हायर कॉस्ट। एडवांटेज पूछिए तो इसमें से एक ही एडवांटेज दिख रही है हमें, दैट इज लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट है HRM स्टैंड फॉर प्रीटी इजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज, evaluating the past performance, forecasting the future manpower need या conducting training। तो इसमें वैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फोरकास्टिंग द फ्यूचर मैन पावर नीड। फोरकास्ट करते हैं कि हमें और कितने लोगों की ज़रूरत है, अगर कोई बीच में गैप है तो वो क्यों है, ये सब कुछ हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। विच इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जॉब पोर्टल, प्रमोशंस, कैंपस प्लेसमेंट या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो इंटरनल सोर्स मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन से हम जो है रिक्रूट कर रहे हैं, तो दैट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन करके जो है हम, अगर हमें कोई सीनियर लेवल में कोई इंसान चाहिए तो हम किसी की जूनियर लेवल से प्रमोट करके उसको उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होती है ये। प्रमोशंस एंड ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जॉब रोटेशन इज़ यूज टू reduce salaries, avoid boardroom and increase flexibility, increase absenteeism या replace training। जॉब रोटेशन मतलब एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मान लो एक कोई एम्प्लॉय है, उसकी जॉब है फील्ड वर्क उसे करना है, वो एक एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर कंपनी में काम करता है, उसका रोज़ उसे फील्ड में जाना होता है, तो भी एक ही काम कर कर के वो थक जाता है या वो बोर हो जाता है या फिर उसे बहुत मोनोटनस सा लगने लगता है, वो अपनी जॉब को एंजॉय नहीं कर पाता है।
तो इसलिए जो है उसकी जॉब अब फील्ड में ना लगा के उसे डेस्क जॉब दी जाती है, तो वो जॉब रोटेशन और उसकी जॉब चेंज कर दी जाती है ताकि वो अपने जो एक जैसी मोनोटोनस जो उसकी रूटीन बन चुकी थी उससे थोड़ा चेंज उसे आ पाए। Which of the following is a method of external recruitment, transfer, promotion, walk-ins, departmental exam? तो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र की तो मैंने पहले बात की थी। वॉक इन एंड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम मतलब डिपार्टमेंट के अंदर एग्ज़ाम होंगे तो वो डिपार्टमेंट के लोग ही दे पाएंगे, तो वो एक इंटरनल रिक्रूटमेंट हुई। ट्रांसफ़र इंटरनल है, प्रमोशन इंटरनल है। तो वॉक इन इंटरव्यू जो है वो एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है जिसमें कोई भी आके जो है इंटरव्यू दे सकता है। टैलेंट मैनेजमेंट फोकस ऑन cutting cost, minimizing staff, attracting, developing and retaining skilled people या promoting only senior staff। तो टैलेंट मैनेजमेंट में attracting, developing and retaining the skilled people, हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो काफ़ी टैलेंटेड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला सकते हैं, उनको और ज़्यादा स्किल कर सकते हैं। तो ये सारी टैलेंट मैनेजमेंट के लिए किए जाने वाले काम होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट एज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये दो टर्म्स बहुत साथ में यूज़ की जाती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि देखते हैं, ट्रेनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट एज। ट्रेनिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म, डेवलपमेंट इज़ अ टेक्निकल, डेवलपमेंट फोकस ऑन फ्यूचर रोल, या ट्रेनिंग इज़ अ थियोरटिकल। डेवलपमेंट फोकस ऑन अ फ्यूचर रोल। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है और डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल आपको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाती है फॉर 2 वीक, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म है ट्रेनिंग। एंड हम विद इन द इंडिविजुअल भी जो हम अपने में ग्रोथ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ डेवलपमेंट प्रोसेस। और ट्रेनिंग जो है ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है। A common method of performance appraisal is benchmarking, balance sheet, 360-degree feedback या brainstorming। Common method for performance appraisal, 360-degree feedback हम लेते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हमें देखनी है, मेजर करनी है कि ओवरऑल कैसे परफॉर्म कर रहा है वो, तो उसके लिए 360-degree feedback एक कॉमन मेथड है। Compensation refer to only bonus, all monetary and non-monetary benefit, only incentive, employee punishment। तो compensation है तो punishment तो नहीं होगी, बट all monetary and non-monetary benefit। अब monetary and non-monetary मतलब कि सैलरी, इंसेंटिव, ये तो हो गया पैसे वैसे की बात, बट इसके अलावा और कैसे बेनिफिट दे सकते हैं? और हम बेनिफिट दे सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस देती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे ट्रिप्स दी जाती है ना, कि आपको ये ट्रिप मिलती है, और बहुत सारे कूपन्स दिए जाते हैं उनको, या उनको पेड लीव्स दी जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, बेसिक सैलरी, वेजेस, पेड लीव या ओवर टाइम पे। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंपनसेशन दे रहे हैं बट डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं। तो बेसिक सैलरी, वेजेस, पेड लीव या ओवर टाइम पे, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने यहाँ पे बात की नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की, उसमें पेड लीव्स की भी हमने बात की। तो पेड लीव वो एक डायरेक्ट कंपनसेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट कंपनसेशन आप दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। लेबर रिलेशन डील विद टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, लीगल डिस्प्यूट ओनली, एम्प्लॉयर रिलेशन या इन्वेंट्री प्लानिंग। लेबर रिलेशन जो है वो एक एम्प्लॉयर रिलेशंस है। ट्रेड यूनियन आर meant to increase productivity, represent the work interest, reduce labor, hire workers। ट्रेड यूनियन जो किस लिए बनाई जाती है, यूनियन या ट्रेड यूनियन इसलिए बनाई जाती है ताकि वो रिप्रेजेंट कर पाए हमारे वर्क इंटरेस्ट को। आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे टैक्सी की अपनी अलग यूनियन होती है, तो कई बार हड़ताल देखते होंगे आप, स्ट्राइक्स कर रहे होते हैं, वो उनकी कुछ मांगे नहीं पूरी होती, तो वो एक यूनियन
वो ऑर्गेनाइज करवा रही होती है। तो इस तरह की लेबर यूनियन भी होती है, अलग अलग ट्रेड यूनियन होती है। ग्रीवेंस रेफर टू बोनस स्कीम, ट्रेनिंग, complaint, dissatisfaction formally expressed by an employee, a reward issue। तो it's a dissatisfaction होता है एम्प्लॉय को, किसी चीज़ की वजह से भी हो सकता है वो, whether it's your company environment और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो किसी उसके को-वर्कर के साथ या कोई मैनेजर के साथ, तब भी ग्रीवेंस हो सकता है। और इसके देयर इज़ अ मल्टीपल फैक्टर, तो ये डिससेटिस्फेक्शन होती है एम्प्लॉय की। नेक्स्ट इज arbitration is hiring court dispute, a method of resolving court with third party binding decision, salary discussion। तो आर्बिट्रेशन होती है, अभी अपने ऊपर ग्रीवेंस की बात की, तो इसमें क्या आता है आर्बिट्रेशन में, जैसे मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया दो लोगों के बीच में, तो उसको थर्ड पार्टी जो है वो सॉल्व करती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग का एक पार्ट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्वॉल्व एचआर एंड सीईओ। एचआर एंड सीईओ बार्गेनिंग क्यों करेंगे? मैनेजर ओनली, कलेक्टिव है, ओनली तो नहीं आएगा। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय या फिर शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉय, तो इसका आंसर है एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय बाय यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग वो। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा बाकी और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आते रहेंगे। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।